सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। कबीर और सानिया, बाहर मत जाना कहीं, बिजली कड़क रही है, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ सानिया, इससे बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ भैया, लेकिन आसमान में बिजली क्यों और कैसे कड़कती है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये काफी लंबी कहानी है सानिया। तुमने कभी देखा है जब हम ऊनी कपड़ों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं? हाँ देखा है, और जब अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो चट चट की आवाज के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है, वर्षों पहले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पता लगाया कि बिजली कड़कना और कपड़ों की चिंगारी वास्तव में एक ही तरह की घटना है। दोनों एक ही जैसी घटना है? वो कैसे? क्या आप जानते हैं कैसे? सानिया, बताओ, इस प्लास्टिक की कंघी या स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं और इसे जब हम कागज के इन टुकड़ों के पास ले जाएं, तो क्या होगा? हाँ, मैं जानती हूँ कि कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगी। दोस्तों, आपको याद है ना, ये हम पहले भी करके देख चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंघी कागज को क्यों खींचती है? कंघे के अंदर खींचने की यह शक्ति कैसे और क्यों आती है? बताइए। क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, मैंने इस बारे में पढ़ा था कि जब प्लास्टिक जैसी किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें बिजली जैसा आवेश यानी शक्ति पैदा होती है, जिससे वह कागज जैसी कुछ हल्की चीजों को खींच सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है, हमारे कपड़ों या वस्त्रों में हल्की चिंगारी भी इसी आवेश की वजह से हो सकती है? तो इसका मतलब यह है कि ऊनी कपड़े भी हमारे शरीर से रगड़ खाकर आवेशित हो जाते हैं। इसी आवेश के कारण हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं समझी। हम कई वस्तुओं को रगड़कर आवेशित कर सकते हैं। भैया, मैं जानना चाहती हूँ कि वस्तुएं आवेशित कैसे हो जाती हैं और आवेशित होने के बाद अपना काम कैसे करती हैं? आओ हम पता लगाते हैं। ये 2 गुब्बारे लो और दोनों को इस तरह लटका देते हैं कि ये एक दूसरे को छुए नहीं। अब क्या हम इन्हें रगड़कर आवेशित करेंगे भैया? हाँ, इन्हें ऊनी कपड़े से रगड़ो। ये दोनों ही गुब्बारे आवेशित हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के बजाय एक दूसरे को अपने से दूर धकेल रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इस गुब्बारे को अपने बालों से रगड़कर आवेशित करती हूँ, तो वो इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन यहाँ तो दोनों गुब्बारे ही आवेशित हैं, तो फिर ये एक दूसरे को दूर क्यों धकेल रहे हैं? दोस्तों, तो क्या इसका मतलब है
कि एक जैसे आवेश वाली दो चीजें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सानिया, तुम कुछ और वस्तुओं के साथ भी प्रयोग करके देख सकती हो। दोस्तों, अगर हम दो प्लास्टिक स्ट्रॉ को आवेशित करके एक दूसरे के पास लाएं, क्या तब यही परिणाम मिलेगा जैसा गुब्बारे के साथ हुआ? पता करके बताइए। भैया, अब तक हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाए थे जो एक ही जैसे पदार्थ से बनी थी। अगर दो अलग पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाएं, तो क्या होगा? क्या हम इस बारे में पता लगा सकते हैं? चलो, तो फिर पता लगाते हैं। हम इस प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़कर इस कांच के ग्लास में ऐसे रख देते हैं। अब तुम्हें एक और आवेशित वस्तु चाहिए। इस गुब्बारे को रगड़कर इसके पास ले जाते हैं भैया। ठीक है। गुब्बारे और स्ट्रॉ दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोस्तों, तो क्या इसका मतलब ये है कि गुब्बारे पर आवेश स्ट्रॉ के आवेश से कुछ अलग तरह का है? क्या लगता है आपको? सानिया, क्या तुम्हें इससे चुंबक के आकर्षण के बारे में कुछ याद आया? चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हाँ, और समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ओह, मैं समझी। क्या आप चुंबक और आवेशित वस्तु में समानता बता सकते हैं? भैया, तो फिर हम कह सकते हैं कि आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ, बिल्कुल, चुंबक की तरह, धनावेश और ऋणावेश। इन आवेशों का बिजली कड़कने से किस प्रकार का संबंध है? तुमने कक्षा 7 में गरज वाले तूफानों के बारे में क्या पढ़ा था? याद है तुम्हें? हाँ, गरज वाले तूफान बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की तरफ जाती हैं और जल की बूंदें नीचे आती हैं। अच्छा, तो क्या वायु और जल की बूंदों के बीच आवेश पैदा होने से ही ये बिजली की चमक और ध्वनि पैदा होती है? बिल्कुल, बादलों के निचले किनारे पर ऋणावेश होता है, जो पृथ्वी पर धनात्मक आवेश से मिलकर बिजली की चमक पैदा करता है। मैं समझ गई। जब कभी तूफान हो और बादल जोर से गरज रहे हो, तो बाहर जाना या बादलों के नीचे से गुजरना खतरनाक हो सकता है। कोई मकान या भवन सुरक्षित हो सकता है। हालांकि घर के अंदर भी हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे समय में हमें बिजली के तारों या उपकरणों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी विज्ञान पुस्तक में बिजली कड़कने वाले तूफान से बचाव के कई उपाय दिए हैं। क्या आप इससे सुरक्षा के उपाय बता सकते हैं? हमारे घरों, मकानों को बिजली गिरने से बचाने के लिए मकान की दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ लगाई जाती है। ये बिजली गिरने के प्रभाव से भवन को बचाती है। दोस्तों, क्या आप कुछ उपायों को बता सकते हैं? जब बाहर बिजली चमक रही हो, तो हम किन उपायों से भवनों की सुरक्षा कर सकते हैं? सारांश। आज हमने जाना, बिजली विद्युत आवेशों के कारण कड़कती है। वस्तुओं को रगड़कर उनमें बिजली जैसा आवेश पैदा किया जा सकता है। आवेशों के प्रकार
एक ही तरह की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को दूर करती हैं। भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बिजली कड़कने वाले तूफानों से सुरक्षा के उपायों के बारे में